नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी सेवा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज अपन देखेंगे साइकोलॉजी के टेस्ट नंबर 10 के, जो लिया गया था studysewa.com की वेबसाइट पर। यह एक फ्री ऑनलाइन स्टडी पोर्टल है जहां रोज निःशुल्क टेस्ट सीरीज और नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस टेस्ट को कुछ सामान्य जानकारियों के साथ। सबसे पहले तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को इस लिंक में दिए गए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी सेवा। तो अब शुरू करते हैं टेस्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रवण संबंधी विकार है। ऑप्शन ए डिस्थीमिया, ऑप्शन 2 प्रोजेरिया, ऑप्शन सी है डिस्फेजिया और ऑप्शन 4 है ऑडिटिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो देखिए, श्रवण संबंधी विकार पूछ रहा है, तो डिस्थीमिया, प्रोजेरिया, डिस्फेजिया, ऑडिटिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इस ऑप्शन में ही जैसा कि आपको दिया गया है, कुछ कीवर्ड दिए गए हैं। ऑडिटिंग का मतलब है उसको समझना, उसको ऑडिट करना, और फिर प्रोसेसिंग, फिर उस जो ऑडिट किया गया है उसको प्रोसेस करना, और उसका ये डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर मतलब वो सही क्रम में नहीं हो पाता है। जो भी अपन चीज़ें सुनते हैं उनकी प्रोसेस में डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक श्रवण संबंधी विकार है, इसका सही आंसर है प्रोजेरिया। डिस्फेजिया में तो निगलने संबंधी समस्याएं होती हैं, और प्रोजेरिया में होता है कि जो प्रोजेरिया में होता है समय से पूर्व ही बुढ़ापे के लक्षण आ जाते हैं। तो ये श्रवण से संबंधित विकार नहीं है। डिस्थीमिया में जैसे दबाव और जो तनाव के लक्षण होते हैं वे इसमें शामिल होते हैं। तो पहले का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक आरबीएससी से, या मतलब एक बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के जैसे रीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग सभी टॉपिक आप देखेंगे इस टेस्ट में कि क्रियात्मक अनुसंधान, एनसीईआरटी और सभी प्रकार के टॉपिकों से क्वेश्चन लिए गए हैं, और काफ़ी स्टैंडर्ड के एग्जाम पैटर्न के अनुसार टेस्ट लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेक्षणात्मक अधिगम, बी प्राचीन अनुबंधन, सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, और डी है अव्यक्त अधिगम। तो आप इन ऑप्शनों को देखकर समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी ये तो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, यानी ये अधिगम में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को व्यक्त करते हैं। अब बच्चे अपने पास, क्योंकि जो भी अनुबंधन होता है वो ज़्यादातर व्यवहारवादियों द्वारा दिया गया हुआ है, तो अब ऑप्शन बचे हमारे पास एक तो ऑप्शन सी और एक तो ऑप्शन बी और एक ऑप्शन सी। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, इसमें आप भी जानते हैं कि ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। ऐच्छिक क्रियाओं को कैसे व्यवहार में ऐच्छिक क्रियाओं को कैसे सुधारा जा सकता है, उन पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, इन दो चीज़ों पर काम होता है। तो ये तो मतलब उद्दीपक के बीच में इनमें साहचर्य नहीं होता है। अब ऑप्शन बचा बी, जो कि हमारा सही उत्तर है। और इस सही उत्तर क्यों है? क्योंकि पावलोव के जो प्राचीन अनुबंधन है उसमें आपने देखा होगा कि जो घंटी बजती है और फिर भोजन दिया जाता है, तो घंटी और भोजन जो दोनों उद्दीपक हैं उनके बीच में अनुबंधन होता है। पहले भोजन देने पर लार आती थी, लेकिन अनुबंधन इस प्रकार से कर दिया जाता है कि घंटी बजने पर ही फिर लार आने लग जाती है, और इन दोनों का आपस में अनुबंधन हो जाता है। तो इसका सही आंसर नंबर बी होगा। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका एक्सप्लेनेशन उम्मीद आपको समझ में आएगी। वीडियो के लास्ट में आप हमें बताएं कि आपने इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही किए, और इसी प्रकार के टेस्ट देने के लिए स्टडी सेवा पर आप जुड़ सकते हैं। studysewa.com पर ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए विकास एकीकृत रूप में होता है, ऑप्शन बी विकास संचयी होता है, ऑप्शन सी विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले तो आप ये जानते होंगे कि विकास समग्र रूप में यानी एकीकृत रूप में होता है। समग्र रूप में कैसे? कि बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, जो सभी प्रकार के विकास होते हैं वो आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते,
बल्कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और समग्र रूप में संपन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो एकदम इसका सही आंसर है, यानी ये असत्य कथन नहीं है, ये तो एक सत्य कथन है। विकास संचयी होता है। आपने देखा होगा कि विकास में जो वर्तुलाकार सिद्धांत पढ़ा होगा इस प्रकार से कि विकास एक सीधी रेखा में गमन न करके वर्तुलाकार रूप में होता है। वर्तुलाकार का मतलब होता है कि विकास यहाँ से यहाँ तक जितना विकास हुआ उसका संचय फिर यहाँ पर हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक विकास हुआ उसका संचय यहाँ पर होता है। तो विकास में एक प्रक्रिया में के बाद लगातार संचय होता रहता है और विकास इस प्रकार से जुड़ता रहता है। तो विकास संचय होता है, ये कथन भी सत्य होता है। अब जो ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा कि ये एक असत्य कथन है कि विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, तो ये कथन भी सत्य है, क्योंकि सार्थक वृद्धि का मतलब यह है वृद्धि होती है शारीरिकता से, मतलब उसको मापा जा सकता है और यह शारीरिक रूप से घटित होती है। लेकिन यहाँ सार्थक वृद्धि बोल रहा है। सार्थक वृद्धि का मतलब है कि यदि वृद्धि समुचित रूप से ना होकर उसमें कुछ कम या ज्यादा यदि उसमें परिवर्तन होता है तो इससे विकास ऐसा नहीं है कि संभव ही नहीं होगा। जैसे मान लो किसी की लंबाई कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विकास ही नहीं होगा। तो सार्थक वृद्धि नहीं हुई, लंबाई कम रह गई, सार्थक वृद्धि नहीं हुई, फिर भी उसका विकास संभव है। इस प्रकार से ये कथन भी एकदम सत्य है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। विस्तार से आप सभी की व्याख्याएं देख रहे हैं और उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि यह ऑप्शन ए जीवन का समग्र भाग नहीं है, ऑप्शन बी व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है, ऑप्शन सी व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, और ऑप्शन डी यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर सीटेट में पूछे जाते हैं। अब आप दो ऑप्शन तो देखते ही गलत कर सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है। इस क्वेश्चन में व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है, तो ऐसे तो कोई वो नहीं है ऑप्शन, ये तो गलत हो गया। और व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, तो शिक्षा में जीवन से अलग इसलिए नहीं करती क्योंकि वह व्यक्ति को नौकरी देने में समर्थ हो, तो ये क्वेश्चन भी गलत होगा। अब आपका सस्पेंस दो ऑप्शन में रह रहा होगा कि ऑप्शन या ए या दो। तो देखिए ऑप्शन जो डी है व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। मूलभूत आवश्यकताओं से मतलब है कि उसका खाना, उसका जो जीवन यापन है उसके लिए आवश्यक। ये शिक्षा का एक उद्देश्य, मतलब मूल उद्देश्य शिक्षा का ये नहीं होता है कि वो उस जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि जो व्यक्ति अशिक्षित हैं वो भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते ही हैं। शिक्षा से व्यक्ति के जीवन में यदि शिक्षा को एक समग्र रूप से शामिल कर दिया जाए तो उसका जीवन यापन मतलब अच्छे से हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्ति अध्ययन विधि केस स्टडी मेथड के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यह एक वैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन बी यह बहुत जटिल होती है, ऑप्शन सी यह सरल और सस्ती होती है, और ऑप्शन डी यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए केस स्टडी मेथड एक वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही बात है। चलो ऑप्शन दो है यह बहुत जटिल विधि होती है, और ऑप्शन सी है यह सरल और सस्ती विधि है। आप यह अंदाजा लगा रहे होंगे या तो, क्योंकि ये दोनों कथन बिल्कुल विपरीत हैं, तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा। और ऑप्शन डी है यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो ये क्वेश्चन तो एकदम सही है कि केस स्टडी मेथड में अपन कारणों का पता लगाते हैं फिर समस्याओं का निदान करते हैं। तो देखिए केस स्टडी मेथड है वह कोई जटिल विधि नहीं है, यह तो एकदम सरल विधि होती है और सस्ती विधि भी होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों की इतनी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घटना और दोस्तों के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए सेंसरी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया, और डी औपचारिक संचालन प्रक्रिया। औपचारिक संचालन प्रक्रिया में तो आप जानते हैं कि तर्क के साथ साथ उसमें कल्पनाशीलता और समस्या समाधान भी आ जाता है। तो और मूर्त संचालन प्रक्रिया में उसमें बालक में तर्क का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तर्क का विकास और तार्किक रूप से जो सोच होती है वो मूर्त संचालन प्रक्रिया में बच्चे में विकसित हो जाती है।
ये क्वेश्चन आरटीई से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित हैं। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 800 जो घंटे हैं वो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे, ऑप्शन ए, इसके माध्यम से बच्चों को समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो देखिए, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य कभी भी ये नहीं होता है कि शिक्षक शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें शोध में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं करनी होती है, बल्कि समस्याओं का समाधान करना होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, क्रियात्मक शोध से शिक्षण का सुधार करते हैं, स्वयं का विकास करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए, इसमें व्यापकता है, इस ऑप्शन में व्यापकता है। ये ऑप्शन भी सही है कि बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, लेकिन इस ऑप्शन को पढ़िए आप, इसमें व्यापकता है, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। अनुदेशन प्रणाली का उपागम है। अनुदेशन को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है आदेश या अनुदेशन। तो अनुदेशन प्रणाली का उपागम है ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित, बी, बाल केंद्रित, सी, कक्षा केंद्रित, और डी है समस्या केंद्रित। तो आप जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन कभी भी तब दिया जाता है जब बालक किसी समस्या में होता है और फिर उसको उस समस्या के समाधान के लिए कोई आदेश देना पड़ता है, जिसे सामान्यतः अनुदेशन, शिक्षण की प्रक्रिया में उसे अनुदेशन कहा जाता है। तो अनुदेशन प्रणाली का उपागम होता है समस्या केंद्रित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, 2 प्रकार से, बी, 4 प्रकार से, सी, 3 प्रकार से, और डी, 6 प्रकार से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार से। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं मौखिक रूप से और दूसरा लिखित रूप से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौखिक और लिखित रूप से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा, ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, और शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। देखिए, एनसीईआरटी कहता है कि शिक्षण ज्ञान का स्थानांतरण करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ज्ञान तो निर्माण करने की है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अधिगम को निर्देशित करने की, शिक्षण में ऐसा नहीं है कि केवल निर्देशन ही होता है, तो ये क्वेश्चन भी गलत है। अनुदेशन नहीं होता, केवल अनुदेशन नहीं। इसका बेस्ट आंसर, इसका बेस्ट ऑप्शन है जो है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण की, क्योंकि अध्यापक केवल एक सहायक होता है, उसको सरलीकृत करने वाला होता है। तो शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया ही शिक्षण होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, एनसीईआरटी 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों को निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य सरकार की परीक्षा का संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा, एनसीईआरटी 2005 ने सुझाया कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं और विद्यालय की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षाओं का संचालन, इस प्रकार का सुझाव और सुधार एनसीईआरटी 2005 द्वारा नहीं दिया गया। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन तो फिर गलत हो ही जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न है और विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं। विद्यार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है कि इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक बच्चा व्यक्तिगत रूप से अलग है, उसमें विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं और उनके विकास की दर भी भिन्न होती है। इसलिए अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए बच्चों को इसलिए दिया जाता है व्यक्तिगत रूप से ध्यान, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से वे सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश को खालिस्तान के अनुरूप बदलना है। तो समावेशी शिक्षा में यदि
अपने को समावेशी शिक्षा को अपनाना है तो हमें व्यवस्था को बदलना होगा, क्योंकि ये वर्तमान व्यवस्था समावेशी शिक्षा के अनुरूप नहीं है। व्यवस्था को बदलना होगा किसके अनुरूप, बच्चे के अनुरूप, ताकि बच्चा उसमें समायोजित हो सके और शिक्षा में सम्मिलित हो सके। तो अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, परिवेश और को परिवार के अनुरूप, बच्चे को परिवेश के अनुरूप और बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। तो बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप नहीं बदलेंगे, परिवेश की कोई बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन ए है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदल देंगे समावेशी शिक्षा के लिए। क्वेश्चन 15 तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। इसका सीधा आंसर है रक्षात्मक यांत्रिकता। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग होते हैं। क्वेश्चन 16, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। ऑप्शन ए, प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन और आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रणोद। तो अभिप्रेरणा के लिए सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है आवश्यकता, क्योंकि अभिप्रेरणा तभी उत्पन्न होगी जब आवश्यकता होगी, और आवश्यकता व्यक्ति के अंदर एक प्रणोद उत्पन्न करती है जिससे व्यक्ति कुछ क्रियाएं करने के लिए प्रोत्साहित होता है। फिर उसके मार्ग में जो बाधाएं आती है, यदि व्यक्ति उन बाधाओं को दूर कर पाता है तो उसको एक प्रोत्साहन मिल पाता है। तो इसका सही क्रम होगा आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और ये जो विस्तृत डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है वो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। EQ व IQ उदाहरण है। प्राप्त, प्रदत्त, मतलब प्रदत्त का मतलब है डाटा, प्राप्त का मतलब है ऑब्टेन्ड डेटा। मानक प्रदत्त का मतलब है स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब स्टैंडर्ड के जो डाटा हैं वो मानक प्रदत्त कहलाते हैं। निकले गए प्रदत्त और व्यक्तिगत प्रदत्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानक प्रदत्त, क्योंकि EQ और IQ को विभिन्न प्रयोगों में उसको सामान्यकरण करके और उसको बिल्कुल मानक रूप दिया जाता है, इसलिए ये मानक प्रदत्त के उदाहरण हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा आश्रित चर कहलाता है। शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा आश्रित चर कहलाता है। शिक्षक, छात्र, विद्यालय, विषय वस्तु एवं प्रविधियां। तो इसका सही आंसर होगा छात्र। सीधा सीधा इसका सही आंसर होगा कि जो शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर होता है वो होता है छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। बांडुरा, फ्रायड, कोलबर्ग और एरिक्सन। तो कोलबर्ग का तो नैतिक विकास सिद्धांत, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और बांडुरा का प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत और एरिक्सन का था मनोसामाजिक अवस्था सिद्धांत। अवस्था का जो दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था वो एरिक्सन ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निर्मितवादी उपागम परिणाम है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का, सामाजिक मनोविज्ञान का, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो निर्मितवादी उपागम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का एक उपागम है। सामाजिक मनोविज्ञान, व्यवहारवादी मनोविज्ञान में निर्मितवादी या इस प्रकार की कोई अवधारणा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अधिगम, ये काफी अच्छा क्वेश्चन और इस रीट में इसी प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक सेम इसी प्रकार का अधिगम की विशेषताओं से और एक विकास की विशेषताओं से एक एक क्वेश्चन हर बार रीट में पूछा गया है। अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है और ऑप्शन डी है अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात। अधिगम निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस और लर्निंग ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है। और ऑप्शन सी है अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होते हैं अधिगम में, तो ये ऑप्शन भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है। तो ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है ये कथन, क्योंकि अधिगम तो अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप होता है, न कि वृद्धि और परिपक्वता के कारण।
अभ्यास व अनुभव अधिगम में सम्मिलित होते हैं और इन्हीं के फलस्वरूप अधिगम गठित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम केवल उद्दीपक अनुक्रिया बीच अधिगम केवल उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधित साहचर्य नहीं है, वरन साधन और साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है जिसका सामान्यीकरण अन्य परिस्थितियों में भी हो सकता है। यह किस अधिगम सिद्धांत का उपागम है? ऑप्शन ए प्रेक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अव्यक्त अधिगम और ऑप्शन डी है वाचिक अधिगम। तो देखिए ये पूछ रहा है कि अधिगम एक संज्ञानात्मक संबंध है, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच साहचर्य नहीं है वरन एक संज्ञानात्मक संबंध है। तो एक संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित कोई सिद्धांत इनमें से होगा, और दूसरा मतलब उसका एक ज्ञान से संबंधित प्रत्यक्षण से संबंधित कोई इनमें से ऑप्शन होगा, और दूसरा कह रहा है कि सामान्यीकरण अन्य परिस्थितियों में भी हो सकता है, यानी जो अपन अधिगम में सीखते हैं उसका सामान्यीकरण अन्य परिस्थितियों में हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन में कॉलर ने बताया कि जब वो चिंपांजी को केले के लिए बॉक्स रख रहे थे तो सबसे पहले चिंपांजी ने बॉक्स रखना एक दूसरे के ऊपर बॉक्स रखे हुए केले तक पहुंच बनाना सीख गया था चिंपांजी। लेकिन जब देखा और उसने कॉलर ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि कमरे में कोई बॉक्स नहीं रखा और केले लटका दिए गए और कॉलर स्वयं वहां पहुंच गए, तो कॉलर ने देखा कि चिंपांजी कॉलर के कंधों पर बैठ के केले प्राप्त करना सीख गया था। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो उसने सीखा, अधिगम जो उसने किया, उसका सामान्यीकरण वह अन्य परिस्थितियों में भी कर सकता है। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा होगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे प्रभावी अनुबंधन स्थापित होता है। सबसे प्रभावी अनुबंधन स्थापित होता है। ऑप्शन ए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहकालिक अनुबंधन, बी अवशेष अनुबंधन, सी विलंबित अनुबंधन और ऑप्शन डी है पश्चगामी अनुबंधन। तो सबसे पहले पश्चगामी अनुबंधन। पश्चगामी अनुबंधन वो होता है जिसमें पहले भोजन दे दिया जाता है और फिर घंटी बजाई जाती है। तो इस प्रकार से जो पश्चगामी अनुबंधन होता है उसमें अनुबंधन बहुत कठिनाई से स्थापित हो पाता है, क्योंकि जब पहले भोजन दे दिया जाता है तो फिर घंटी पर उसका ध्यान, कुत्ते का ध्यान ही नहीं जा पाया। ये पावलोव के प्राचीन अनुबंधन से संबंधित सभी घटनाएं हैं। अब देखिए सहकालिक अनुबंधन। सहकालिक अनुबंधन में क्या होता है कि जैसे ही घंटी बजाई और भोजन दे दिया गया, उसके बीच में कोई टाइम लैप्स नहीं होता है, बिल्कुल जैसे ही घंटी बजाई और भोजन दिया गया। तो इस प्रकार के। और अवशेष अनुबंधन में घंटी बजाई, फिर रुक गए थोड़ी देर के लिए और फिर भोजन दिया। और विलंबित अनुबंधन में घंटी बजाई और बिल्कुल हल्का सा टाइम लिया, मतलब 3 से 5 और मानते हैं इसको ज्यादातर, तो 3 से 5 सेकंड का टाइम लिया और फिर भोजन दिया गया। तो सबसे ज्यादा जो देखा गया कि प्रभावी अनुबंधन स्थापित हुआ वो विलंबित अनुबंधन में स्थापित हुआ। सहकालिक अनुबंधन में भी जैसे ही घंटी बजाई भोजन दिया तो अनुबंधन उतना जल्दी स्थापित नहीं हुआ जितना कि घंटी बजाई और फिर थोड़ा सा हल्का सा समय रुका और फिर मतलब भोजन प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलंबित अनुबंधन से सबसे प्रभावी अनुबंधन स्थापित होता है। ऑप्शन 24, क्वेश्चन 24, बांडुरा के प्रेक्षण अधिगम के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं है। ए अवधान, स्मृति, अभिप्रेरणा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बांडुरा ने बताया कि किसी भी चीज को प्रेक्षण अधिगम में उन्होंने बताया कि किसी भी व्यवहार को सीखने के लिए सबसे पहले अवधान आवश्यकता। अवधान का मतलब होता है अटेंशन, ध्यान। सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया जाता है, फिर उसको स्मृति में उस ध्यान को स्मृति में बनाया जाता है, उसको सीखा जाता है, फिर अनुकरण किया जाता है और लास्ट में यदि व्यवहार सही होगा तो उसे एक अभिप्रेरणा मिलेगी उस व्यवहार को करने के लिए। तो ये था बांडुरा का प्रेक्षण अधिगम की प्रमुख जो शब्दावली थी। अब देखिए आप इनमें से कौन कौन यहाँ सम्मिलित नहीं है। अवधान है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी प्रमुख तत्व बांडुरा के प्रेक्षण अधिगम में सम्मिलित किए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये टेस्ट और इसका सॉल्यूशन कैसा लगा और आपने इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं और टेस्ट की रैंक में आपकी रैंक क्या रही, ये भी आप बाद में कमेंट करके बता दीजिएगा जब आपको ग्रुप में इसकी रैंक शीट उपलब्ध हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन 25 पढ़ते हैं। अधिगम असक्तता वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण नहीं होता है? ऑप्शन ए पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया,
सामाजिक संबंधों में मूल्यांकन में कठिनाई, स्थान व समय के बोध में कठिनाई, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिगम अशक्तता वाले बालकों में पठन वैकल्य भी होता है, सामाजिक संबंधों में मूल्यांकन में कठिनाई भी होती है, स्थान व समय के बोध में भी उनको कठिनाई होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन 26 के ऊपर। कौन सा तत्व गोलमैन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? लाभ, संक्रिया, विषय वस्तु और सामाजिक चेतना। संबंधित है। कौन सा तत्व गोलमैन के सिद्धांत से संबंधित है? देखिए संक्रिया और विषय वस्तु तो गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित है, और लाभ सामान्यतः ऐसा कोई टर्म नहीं होता है कि वो किसी सिद्धांत में शामिल हो, बुद्धि के सिद्धांत में खास तौर से। तो इसका राइट आंसर होगा गोलमैन। गोलमैन ने सामाजिक चेतना का सिद्धांत बताया था। उन्होंने 4 बातें बताई थी। एक तो आत्मसंप्रत्यय की खुद की समझ, फिर उस पर आत्मनियंत्रण यानी खुद की जो इमोशंस हैं उन पे कंट्रोल और उनको मतलब एक सही दिशा देना, फिर सामाजिक चेतना में मतलब लोगों को अनुभवों के आधार पर समझना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस में उन्होंने बताया था। और लास्ट जो चौथा बताया था उन्होंने वो था सामाजिक कौशल, कि सामाजिक चेतना के आधार पर दूसरों के साथ संबंध बनाने के जो कौशल स्थापित किए जाते हैं वो होते हैं सामाजिक कौशल। ये 4 चीज़ें गोलमैन ने अपने सिद्धांत में बताई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व के सुप्रतिवेदन की मापक है? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इस ऑप्शन है ए है रोर्सा परीक्षण, बी TAT, और सी है MMPI, और डी है CAT। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी MMPI। फैक्चुअल क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहाँ आपको पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है अपसारी चिंतन का, जटिल चिंतन का, सुवली चिंतन का, और आलोचनात्मक चिंतन का। तो अपसारी चिंतन तो मुख्यतः सृजनात्मकता से संबंधित आता है, तो यहाँ सृजनात्मकता से संबंधित कोई बात नहीं हुई। और गुण दोषों का चिंतन करना कोई जटिल चिंतन नहीं है। और सुवली चिंतन मतलब कल्पनाओं में भी बालक खो नहीं रहा है, श्याम खो नहीं रहा है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। आलोचनात्मक चिंतन इसका सही आंसर होगा। चिंतन से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं। चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। एरिक्सन ने मुख्य रूप से व्यक्तित्व के 3 कारकों के प्रभाव को पहचाना। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें सम्मिलित नहीं है? शरीर, अहम, पराअहम, समाज व संस्कृति। तो आपको पता है कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, तो समाज तो उसमें सम्मिलित हो ही जाता है। और एरिक्सन एक ईगो मनोवैज्ञानिक थे, तो ये भी इसका ये यानी कि ये भी उनके जो एरिक्सन के व्यक्तित्व के 3 कारक प्रभाव थे उनमें सम्मिलित है, अहम भी। और मनोसामाजिक मतलब शरीर पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो ये शरीर भी उनके व्यक्तित्व के 3 कारकों के प्रभाव में जो कारक था सम्मिलित था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पराअहम। पराअहम पर उन्होंने कार्य नहीं किया, उन्होंने कार्य किया था अहम पर। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, व्यवहार चिकित्सा के मुख्य समर्थक हैं फ्रायड। व्यवहार चिकित्सा पूछ रहा है, व्यवहार मतलब व्यवहारवादियों की चिकित्सा की, मनोचिकित्सा की, कैसे मनोरोगियों को एक सही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। फ्रायड तो मनोविश्लेषणवादी थे, तो व्यवहार चिकित्सा से संबंधित नहीं थे। युंग भी मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा से संबंधित थे, और रोजर्स हैं वो मानवतावादी थे, आपको पता होगा मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे रोजर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओल्प व्यवहार चिकित्सा के मुख्य समर्थक थे। देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज के बारे में दोस्तों का क्या कहना है। उन्होंने इसका आंसर PDF में नहीं आ पाए हैं, तो बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कैसे ये टेस्ट सीरीज और इसका सॉल्यूशन लगा। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज जो आप देना चाहें तो studysewa.com हमारी वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हैं, और स्टडी सेवा का टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।